हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और गाइस आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही आपको सीडीपी के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए थे वो सारे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। गाइस सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, मतलब कि फाइनली, जो कि पहले लोग जिसको अनवैलिड बोल रहे थे। हाँ, 29 दिसंबर से ना होकर 28 दिसंबर से एक दिन का डिफरेंस है, लेकिन गाइस है तो बिल्कुल ये सही। जो मैंने अपने एक शॉर्ट में पहले ही बना के आपको बता दिया था कि आपका 29 दिसंबर से सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो गाइस 28 से ही है। जिनके लिए 28 से एग्ज़ाम है स्टार्ट, उनके लिए ऑल द बेस्ट गाइस। उनका 28 से लेके 5 जनवरी तक, मतलब 5 जनवरी तक उनका एग्ज़ाम चलेगा, 29 दिसंबर से लेकर। तो गाइस ऐसे आप लोग हर सीडीपी और ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट को गाइस लगाते रहिए, जिससे कि आपका इस बार सीटेट जरूर क्लियर हो। तो 28 से जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक बार ऑल द बेस्ट। बाकी गाइस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने स्क्रीन पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें फिर आज हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। जो भारत का संसद है, जो भारत का संसद है, तो इसमें ये बोला गया है गाइस कि जो भारत का संसद है उसमें हाल ही में कौन सा कानून पारित किया गया है दिव्यांग व्यक्ति के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो, तो ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निःशक्त निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। जी हाँ गाइस, ये आपका यही अधिनियम है। आज ये आपका यही अधिनियम है। दिव्यांगता के साथ व्यक्ति अधिकार नियम ये नहीं है, शिक्षा का अधिकार नियम ये नहीं है। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्व भागीदार अधिनियम ये आपका हो जाएगा, जो हाल ही में पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। शिक्षक, मतलब कि कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्राथमिक कक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन कौन करता है। समावेशन की भावना का जो सही रूप से वर्णन होता है वो कौन करता है। शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे आपका केवल जहाँ पे आता है आपको तुरंत ही उसे मतलब कि गलत मान लेना है। मतलब केवल, एकमात्र और ये सब जो होते हैं ये सब आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका हट गया। उसके बाद है, शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। ये सारे निगेटिव पॉइंट है, आपको इन सबको काट देना है। चौथे पॉइंट को देखता है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। जी हाँ, ये बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो एक शिक्षक होता है वो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह है जो प्रतिभाशाली बच्चे, मतलब कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको परिभाषित करता है। मतलब गिफ्टेड बच्चे ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें अलग से, मतलब कि कुछ उनको अलग से टैगलाइन किया जाए, मतलब अलग से कुछ उन्हें ऐसा वर्ड दिया जाए जो गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है। तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली, वो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो शीघ्रता से सीखते हैं और याद भी रखते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही रहते हैं। सतर्क रहते हैं मतलब एक्टिव रहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत रहती है। वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, नया सीखना चाहते हैं
और सब चीज़ को एकदम तर्क मतलब तर्क वितर्क में तेज होते हैं, और सबका मतलब उनके अंदर क्या होता है कि एकदम गहराई में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। देखिए यही बात मैं कहना चाह रही थी, मतलब वो एकदम बारीकी चीज़ों को एकदम डीपली मतलब कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अब देख लीजिए कि 3 ऑप्शन किस में है। 3 ऑप्शन आपका थर्ड में है। ये क्या क्या हो रहा है? 3 ऑप्शन आपको देखना है कि किस में है। तो 3 ऑप्शन आपका थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आ रहा है, तो आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधी से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? नहीं पे आपको ध्यान देना है कि नहीं क्या है। बार बार मैं ब्लैक लेना चाह रही हूँ, तो ये बार बार वाइट में कैसे चला जा रहा है। रेड पे ही क्लिक कर देते हैं। तो नहीं है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जाता है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग प्रभावशाली नहीं है गाइस, पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि दृष्टि दृष्टि बाधित है बच्चे यहाँ पे, उनके लिए देखिए क्या, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग जो है वह प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि बच्चे देख ही नहीं सकते हैं, तो कंप्यूटर का उपयोग वो करके भी क्या करेंगे। तो ये क्या है कि ये उनके दृष्टि बाधित के लिए प्रभावशाली नहीं है। चौथा नंबर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षक शिक्षक को सभी बच्चों के शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। ये आपका कथन और आर रीजन होगा। यहाँ पे जो बी बना रहता है इसको आर पे देखिएगा, नीचे आर लिखा होता है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए, और सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो देखिए इसमें जो बात कह रहा है कि पहला बात तो सही है कि शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मुहैया कराने चाहिए, मतलब शिक्षक जो है वो सभी बच्चों के लिए अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम के विभिन्न प्रकार के मौके उसको करवाने चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है उसका रीजन, कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे सब बच्चे अच्छे होते हैं, सब में सीखने की क्षमता होती है, बस आपको सिखाने का तरीका पता होना चाहिए। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। मतलब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में गाइस आपको करना क्या है कि ऊपर के पॉइंट को पढ़ना है और उसमें कहना क्या चाह रहा है, फिर नीचे के पॉइंट को पढ़ना है और वो कहना क्या चाह रहा है, और दोनों में ये देखिएगा कि मैच हो रहा है कि नहीं। कभी कभी मैच नहीं होता है तो आप ये बी वाला को दूसरा वाला लगा सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है कि जब बातें सही हो और एक दूसरे से मिलाप ना हो तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्याधिकर्ता में विश्वास रखती है और परीक्षाओं में अपनी असफलता कारण किसे बता सकती है। एक विद्यार्थी है जो नियंत्रण के बाह्याधिकारता में विश्वास रखती है और परीक्षा में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है। योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण या बुरी किस्मत। एक बार इंग्लिश में गाइस ये आप एक देख लीजिएगा कि अ स्टूडेंट विथ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट हिज हर फेलर इन द एग्जामिनेशन टू। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर योग्यता की कमी है? नहीं, योग्यता की कमी तो नहीं होती है। तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, नहीं। ऐसे क्या होते हैं बच्चे अपनी असफलता का कारण बताते हैं, या फिर ऐसे बच्चे ही क्या, ऐसे आम इंसान हम ही आप हो जाते हैं कि जो चीज़ें हम अगर कर नहीं पाते हैं
तो हम कहते हैं कि अरे यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम लोग ऐसे बोल नहीं देते हैं वर्ड कि अरे मेरी किस्मत खराब है, मेरे वो चीज़ किस्मत, अपनी मेहनत को नहीं मतलब बोलेंगे। या फिर अपने हो सकता है कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर ना मिला हो, मतलब आपके आसपास का वातावरण ऐसा ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपनी किस्मत को बोलने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई तो मेरा किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत बुरी है। तो फिर ऐसे तरीके के क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना होगा कि बुरी किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों के एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आपको एकदम एक्टिव प्रभावी वातावरण का निर्माण आप कैसे करते समय क्या किन बातों का ध्यान आप रखेंगे। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, हाँ ये बात तो आपका बिल्कुल सही है कि सामग्री को आपको व्यवस्थित करना होगा। उसके बाद जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी बात आपका सही है। फिर क्या है, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, नहीं एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये बात गलत है। आपको बच्चों को ग्रुपिंग नहीं करना है कि तेज बच्चे एक तरफ हो जाएं और कमज़ोर बच्चे एक तरफ हो जाएं, ऐसा नहीं है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, ये भी आपका बात सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि पहला भी होगा इसमें, दूसरा भी होगा और तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। तो पहला दूसरा तीसरा देखिए आपका इसमें है। कभी कभी गाइस देखिए सीटेड ऐसा दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि एक दो तीन चार सब होगा, तो हम कभी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और हम लोग कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, एक दो तीन चार सब लगा देते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है, एक दो तीन चार भी होता है, बहुत ऐसा नहीं है, एक दो तीन चार भी कर देता है सीटेड कि हाँ चलो वो भी चारों भी है। तो आपको उस पर पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। सहगामी अधिगम युक्ति को गाइस देख लेते हैं पहले क्या बोला जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, इसमें से कौन सा है। सहगामी अधिगम बुद्धि मतलब कोऑपरेट करके सीखना, ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण या फिर पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। सहगामी अधिगम युक्ति की बात पूछा है गाइस, मतलब कि कोऑपरेशन करके लर्निंग करना मतलब सीखना। तो क्या हो जाएगा, क्रमबद्धता, तो देखिए क्रम में कर देना ये बात नहीं सही है। पृथक्करण कर देना मतलब अलग अलग कर देना, ये भी चीज़ नहीं सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ढालना भी नहीं होगा। पारस्परिक रूप से जो प्रश्न करना होगा वह सहगामी अधिगम युक्ति के लिए सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहन ने अपने मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्री की युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब मोहन नाम का एक टीचर है, वो विद्यार्थी को आयतन की समझ बनाने के लिए, जो आयतन होता है उसकी समझ बनाने के लिए अलग अलग धारिताओं वाले बर्तन दिए, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के धारिताओं वाले बर्तन दिए। और फरहान नाम की एक टीचर है, उसने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा, मतलब सोच विचार करने के लिए कहा। तो दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या है, ये व्यवहारवाद है, ये आपका रचनावाद है, स्पष्ट अनुदेशन है, या फिर यह आपका सक्रिय अनुकूलन है। एक बार देख लीजिए इंग्लिश में ये सबको क्या बोला जाता है। बिहेवियरिज्म,
तो गाइस देखिए सीटेट में बिहेव रीजन व्यवहारवाद का कोई बात नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्टिव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये जो चीज़ें हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में गाइस देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग रचनावाद, व्यवहारवाद, उसके बाद फिर अनुकूल सक्रिय अनुकूलन, जिसमें आपके बहुत अलग अलग हाँ देखिए गाइस ये है कि पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर से जो क्वेश्चन सिद्धांत है उनका, उससे तो आपको क्वेश्चन बनता है। लेकिन हाँ फ्रायड के जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उससे भी एक आध क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, रेयर चांसेस है। देखिए जो मनोविज्ञान के क्षेत्र से पढ़े होंगे, जिनका 12th ग्रेजुएशन में मनोविज्ञान होगा, आर्ट साइड से जो बच्चे होंगे, उन्हें तो समझ में आ जाता है कुछ कुछ, क्योंकि उनके भले ही वो भूल गए हों लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब राइटर बैठे होंगे। लेकिन मनोविज्ञान से बहुत बच्चों का वो नहीं होता है। लेकिन हाँ अगर आपने बीएड बीटीसी किया होगा तो उसमें तो मनोविज्ञान तो है ही, क्योंकि आपका मनोविज्ञान के बिना तो ये मतलब जानने का क्या मतलब है। अगर आप बच्चों को जानना है या किसी को जानना है तो आपको मनोविज्ञान तो एक बार पढ़ना ही होगा। मनोविज्ञान ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे आप ऐसे मतलब किसी, जैसे कि गणित होता है किस लिए, जोड़ घुड़ा, एकदम गणित क्या होता है कि एकदम उन चीज़ों में संलग्न रहना जो जोड़ घुड़ा गिनती ये सबसे को रिलेटेड हो। लेकिन मनोविज्ञान भी देखिए ऐसा ही क्षेत्र है। जैसा होता है कि हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हम लोग ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम उसको अपने एकदम डेली रूटीन पे एकदम यूज करने लगते हैं। तो इसी तरह होता है आपका मनोविज्ञान भी। जो बच्चे मनोविज्ञान के साइड से पढ़े होते हैं, साइकोलॉजी के साइड से, तो वो क्या होते हैं कि फिर वो धीरे धीरे सामने वाले को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं। किसी से भी वो बात करेंगे तो वो उनके चीज़ों को समझ लेते हैं। हाँ वो साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाते हैं, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी मनोविज्ञान का गहन अध्ययन करके पढ़ाई किया होगा तो सामने वाले को समझने लगते हैं। तो देखिएगा इस तरह क्या है कि पावलाव हो गए, स्किनर हो गए, थार्नडाइक हो गए, ये सब आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में मिलेंगे। और हाँ ये सब आपको केवीएस में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है केवीएस में शिक्षा शास्त्र के साथ साथ। तो देखिए क्या है कि अपने सीटेट पे आ जाते हैं तो व्यवहारवाद ये सब का बात देखिए सीटेट में नहीं किया गया है। ये हो जाएगा आपका रचनावाद। रचनावाद में ये है कि जो आपने पियाजे, वाइगॉस्की थे, ये सब रचनावादी थे ना, तो फिर ये सब चीज़ आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत डीपली ना जाकर आपको रचनावाद जहाँ दिखे सीटेट में तो आपको रचनावाद पे क्लिक कर देना। हाँ लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर, जहाँ पे आपको व्यवहारवाद दिखे या फिर दूसरा कोई भी ऐसा थ्योरी दिखे जो सीटेट में ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस शिक्षण शास्त्री युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो ये रचनावाद, युक्ति का प्रयोग ये दोनों शिक्षक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपका ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया है। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों में सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब कि शिक्षा का जो ढांचा होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है, शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त मतलब पढ़ाने के भी अलावा आपको सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऊपर वाला बात तो सही है और आपका नीचे वाला भी बात सही है कि क्या कहना चाह रहा है। संज्ञान में जो आपका दिमाग है उसमें संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको रोना आता है, आपको गुस्सा आता है, आपका संवेग ही है ना, या किसी पे प्यार आता है या कुछ बुरा लग जाता है, तो ये सारे आपके इमोशंस ही हैं। तो आपके दिमाग से ही, संज्ञान से ही तो जाकर वो तालमेल बैठाते हैं। तो इसीलिए बात तो सही है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपका दोनों बात सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना निम्नलिखित में से क्या है। शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्नलिखित में से क्या, मतलब शैक्षणिक कार्य में जो बच्चे त्रुटि गलती करते हैं उनको समझना क्या कहलाएगा। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की क्षमता, शिक्षक की दक्षता पर पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो त्रुटियों को समझने के लिए
क्या कर मतलब कि क्या चीज़ समझना निम्नलिखित में से क्या है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ये बात देखिए आपका बिल्कुल सही है कि शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया, जो उसका सीखने की प्रक्रिया है वो भी समझने के लिए प्रासंगिक है। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का केवल आते ही तो देखिए ये आपका गलत हो गया, क्योंकि केवल आ गया। केवल एकमात्र जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाना है। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। तो ये बात भी आपका गलत है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया समझने के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सम आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। देखिए इस तरीके के गाइस आपको क्वेश्चन दो से मतलब कि एक आपको रीजनिंग अरे कथन और तर्क वाला क्वेश्चन मिलेगा, दो कम से कम देखने को, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको 3 मिलेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 में तो आपको भर भर के मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से सम आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या इनका मीनिंग है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, सम आलोचनात्मक चिंतन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व मेटाकॉग्निशन, एनालिसिस और रिफ्लेक्शन। तो जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसमें आपका परासंज्ञान भी होता है, मतलब शामिल होता है, और उसके अलावा विश्लेषण भी शामिल होता है और मनन भी शामिल होता है। जैसे पूछा है कि क्या क्या शामिल है, तो ये आपके तीनों शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, पहला दूसरा तीसरा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उकताहट का मतलब गाइस देखिए क्या होता है, मतलब उकताना मतलब बोर होना, ऊब रहे हैं, मतलब वो पढ़ा रही है टीचर और बच्चे क्या कर रहे हैं, कई विद्यार्थी उसमें ऊब जा रहे हैं। तो इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखें। ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। बच्चे जो ऊब रहे तो क्या करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है आपको अनदेखा नहीं करना है, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, ये आपका पॉइंट कट जाएगा। ओफ ये क्या हो जा रहा है। उसके बाद उन विद्यार्थियों को दंडित करें और उसकी सूचना उनके माता पिता को दें। नहीं, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। मान ले कि यह विद्यार्थी सीखने के लिए अक्षम है। देखिए पॉजिटिव सिर्फ आपका यही है कि पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। गाइस देखिए अगर आप पढ़ाते हैं, अगर आप अभी भी पढ़ाते होंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को इग्नोर कर देना है या फिर दंडित करना है या फिर उनके माता पिता को सूचित करना है। आपको क्या करना है कि पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, मतलब अपने कुछ कुछ तरीके को अपनाते रहिए। जैसे कि आपका अगर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक, तो आपको क्या करना है, आपको उनके आसपास के वातावरण के साथ जोड़ के पढ़ाना है। जैसे उनके घर का माहौल होता है, जैसे बच्चे किस समुदाय से किस समूह से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको इस हिसाब से पढ़ाना है कि इंटरटेन में ही हो। और देखिए इस उम्र के जो बच्चे होते हैं पहले उनके अंदर बहुत उत्सुकता होती है, खूब एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन वो क्षण भर में बोर भी हो जाते हैं। तो क्या करना है कि पाठ के विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी अध्यापक को मतलब कि कोई अध्यापक है, उसे अपने विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर आप प्रोत्साहित करेंगे। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेगा उसे 5 सितारे मिलेंगे। ये देखिए लालच देने का बात हो गया। जो बच्चे कर तो लेंगे लेकिन वो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित नहीं होंगे। मैं देखता हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ये भी देखिए आपका निगेटिव पॉइंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि
बच्चों को लालच देना हुआ। और ऐसे बच्चे क्या होंगे कि कुछ देर के लिए सक्रिय तो हो जाते हैं लालच में, लेकिन वो आंतरिक अभिप्रेरित नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, इस पर काम करना, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखेंगे। हाँ, आप इस तरीके के वर्ड को सीख मतलब बोल सकते हैं कि बच्चे क्या हो सकते हैं कि बच्चों को लगे, हाँ, कि बच्चों को लगे कि हाँ, अगर मतलब देखते हैं कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, इस काम से क्या होता है। तो इस ये क्या होता है मतलब कि बच्चों को तब क्या होगा, ये आपका इंटरनल मोटिवेट होंगे बच्चे कि हाँ चलो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। और वे विद्यार्थी तो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। ये भी देखिए मतलब बच्चों को एक तरीके से धमकाना हो गया कि करोगे तो मैं खेलने जाने दूंगी, नहीं तो नहीं जाने दूंगी। तो आपका इसका जो पॉइंट है तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस कि सीखने की गति डैश है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्ति और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, व्यक्ति और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। इसका आंसर गाइस ये हो जाएगा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। और बाकी एक पूरी तरह से व्यक्ति निर्भर, वातावरण अलग अलग देखिए कभी नहीं होगा। वातावरण और व्यक्तिगत हो गया या फिर अनुवांशिकता हो गया, ये क्या होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीखने की गति दोनों पर निर्भर होती है, पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होती है। गैस ये आपका सीडीपी जो है वो ख़त्म हो गया, ये मतलब इस वाले सेक्शन का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी गाइस। और अगर आपका कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें गाइस, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। और अगर और भी कोई सीटेट का तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें ये मतलब शेयर कर सकते हैं उनके साथ, उन्हें भी थोड़ा सा मतलब कि समझने और सीखने को मिलेगा। और गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं गाइस। और गाइस वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और आप इसे शेयर करिए। और मुझे क्या होता है गाइस, इस तरह से पता लगता है ना कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे थोड़ा मोटिवेशन होता है कि मैं और बनाऊं वीडियो और आप लोग को कुछ सीखने को बताऊं और ज़्यादा अलग तरीके के चीज़ों को लाऊं। तो इसलिए गाइस क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जो आपको पता हो वो आप सबके तक पहुंचाएं। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।